Go from Papa to Super Papa in 10 minutes. चलिए नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस जीनियस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसा कि आपको पता है बिहार शिक्षक भर्ती 3 वो तो आपका चल ही रहा है। आपको पता है 19 जुलाई से एग्जाम आपके स्टार्ट है। 4.0 की भर्ती भी सामने निकल कर आ रही हैं। तो अब बहुत सारे इसमें पद आए हुए हैं, हमें तैयारी करनी है अपने अपने स्तर पर। जैसा कि हमने एस्टेट में भी आपको पढ़ाया था, तो वहाँ से भी आपके बहुत सारे प्रश्न आपके सीधे सीधे एग्जाम में फंसे हुए थे। यहाँ पर पीजीटी बॉटनी वालों को बहुत दिक्कत आ रही थी सर। 11th-12th वाले जो थे कि सर हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, इतनी जगह पे हमने कोर्स खरीद रखा है, हमें कुछ मिल ही नहीं रहा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों हमारा पूरा का पूरा कोर्स बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आज हम MCQ लेकर आए हैं। उससे पहले MCQ तो हम करेंगे ही करेंगे, ये आपका TGT लेवल पे भी काम में आएगा। और जितने भी आप स्टेट वाले एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पर भी इसमें से क्वेश्चन निकलेंगे, खासकर बॉटनी लेवल से जो भी आते हैं, 0 से एडवांस लेवल, वो सारे कवर किए हुए हैं। खासकर PGT को ध्यान में रखते हुए, बॉटनी वालों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। तो आपको मैं बता दूं, बिहार PGT अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट इसमें इनरोल कर चुके हैं, मात्र 499 में। इससे अच्छा, इससे बेहतर और इससे बेस्ट कंटेंट कहीं पर नहीं मिलने वाला है। MCQ देखकर आपको पता लग जाएगा। जो मैं MCQ कराऊंगा उसका पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ पूरा हमारा सिलेबस भी कंप्लीट आपको मिल रहा है। टू द पॉइंट यूनिट, जो आपकी पहली यूनिट वायरस, उसके बाद में आप देखोगे बैक्टीरिया, शैवाल, कवक, एंजियोस्पर्म, सब चीज़ें जो दे के रखी हैं, एम्ब्रियोलॉजी, हर कुछ आपको कवर कराया जा रहा है कोर्स में। एक बार ईमानदारी से अगर आप पढ़ोगे तो इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। समय कम है, आपको पढ़ना है अच्छे से। चलिए सब लोग जुड़ते जा रहे हैं, बिल्कुल मेगा जी स्वागत है आपका। यूट्यूब पर भी सभी लोग जितने जुड़ रहे हैं सभी लोग लाइक करते चलिए। चलिए एप्लीकेशन पर ये क्लास चल रहा है आपका और यूट्यूब पर भी ये क्लास चल रहा है, तो सभी लोग पूरा फोकस कीजिए। और ये साइंस वाला अगर आप लेते हैं तो ये साइंस वाले में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ बॉटनी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी सब कुछ कवर हो रहा है। अभी शुरुआती स्टूडेंट के लिए 499 में कोर्स है। ये TGT वालों के लिए है, याद रखना। ये यहाँ पर आपका 6th से लेकर 10th तक सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसमें आपका बॉटनी भी कवर हो जाएगा। सभी को गुड इवनिंग। चलिए, और अगर आप देखो उत्तराखंड स्केलर वाले हैं, उत्तराखंड स्केलर के लिए सीधा सीधा आपको फुल साइंस मिल रहा है। आप अगर रेलवे, SSC कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, साइंस मिल रहा है। तो इंतजार मत कीजिए, बस आपके लिए पूरा हमने कोर्स बना के प्रोवाइड कर रहे हैं। पढ़ना है आप लोगों को, GS का पोर्शन हमारा मिल रहा है आप लोगों को। अकेला बॉटनी अगर आप लेना चाहते हैं सभी एग्जाम के लिए तो बॉटनी भी अवेलेबल है। साइंस की रामबाण बुक आपको मिल रही है फ्लिपकार्ट पर। तो हर चीज़ हमारे तरफ से जितनी बन रही हम आपके लिए कर रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करने वाले हैं। और संविदा शिक्षक के लिए तो भैया चयन परीक्षा वालों का चल ही रहा है, तो आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हैं। और प्राइस ओनली 499। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, सब तैयार हैं? चलिए एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भारत माता की जय। सभी लोग एप्लीकेशन पे जितने लोग देख रहे हैं, आप चाहो तो यूट्यूब पर भी आ सकते हैं, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहीं पर पढ़िए आप। चलिए तो पूरा सब लोग फोकस करिए, बाद में भी सब लोग देखते रहेंगे। डेली 5 बजे ये क्लास रहेगी। आज पहली क्लास है इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, तो बिहार में जो आपके दोस्त वगैरह हैं सब तक इसको पहुंचाइए, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला नहीं है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके चलिए, जय 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 कारे लगा दिए हैं सभी लोगों ने। हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं और भावी के एग्ज़ाम जो होंगे उनमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी यहाँ पर हमने शामिल किए हैं। तो देखते हैं आपसे कितने बन पा रहे हैं। पहला प्रश्न आएगा, उससे पहले बंदूक ढिसक्याओं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? चलिए समय होता है आपका, स्टार्ट हो चुका है समय। 30 सेकंड का समय है, पेपर में आपको इतने में ही कंप्लीट करना है। चलिए ओके, संगीता जी, राजकमल जी गुड इवनिंग। यूट्यूब पर भी सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं भाई। और अगर आप एप्लीकेशन पर आते हैं तो आपको सारी चीज़ें, हर चीज़ PDF के फॉर्म से लेकर हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। और इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं एप्लीकेशन के लिए। चलिए भाई, सभी लोगों के आंसर यहाँ पर मुझे दिखाई देना चालू हो गए हैं। ओके, बी 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 बी, बहुत बढ़िया। देखिए
यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए भाई सभी के आंसर आ रहे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी? स्वतंत्र रूप से एफ.डब्ल्यू. टोआर्ट ने की थी, और साथ किसने दिया था? फेलिक्स डी हेनले ने दिया था। ये क्वेश्चन बने हैं और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है आखिर? तो अगर मैंने आपको देखो बैक्टीरिया के अंदर आपके सिलेबस में मेंशन कर रखा है, बैक्टीरिया पूरा पढ़ा रखा है वहां पर, तो याद रखना ये इस प्रकार से दिखाई देता है बैक्टीरियोफेज। इसके अंदर ऊपर एक खोल रहता है, कवर रहता है प्रोटीन का बना हुआ। इसके अंतर्गत आप जाओगे तो इसका जो न्यूक्लियस रहता है उसमें आरएनए या डीएनए कुछ भी एक हो सकता है, ये आपको याद रखना। ये मैंने पूरा पढ़ा चुका हूं, यहां पर समझा रहा हूं। तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को खराब करने वाला, नष्ट करने वाला वायरस होता है, याद रखना। ये क्या कर देता है? बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। और गंगा के पानी में ये बहुत ज़्यादा है, इसीलिए गंगा के पानी को आप कई दिनों तक रख लो, खराब नहीं होता है बैक्टीरियोफेज के कारण। तो बैक्टीरियोफेज की खोज पहली बार 1915 में फ्रेडरिक विलियम टोआर्ट द्वारा की गई थी, और 1917 में फेलिक्स डी हेनले ने स्वतंत्र रूप से बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाला वायरस क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफेज कहलाता है। इसकी पीडीएफ भी आपको आपके एप्लीकेशन पर जो आपका कोर्स है उसके अंदर डेली के डेली प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो सभी लोग वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, समय स्टार्ट। ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के लक्षण हैं। यूपी टीजीटी में कभी भी आप बिहार वाला हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश एमपी टीईटी वाला हो, बॉटनी का आपका पूरा कवर हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, राजकमल जी का आंसर बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया के क्या लक्षण हैं? ओके चलिए सांगवी जी का आंसर आ रहा है, और यूट्यूब वाले शांत बैठे हुए हैं, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अगर इस बार पेपर निकालना है, देखो पेपर निकालने के लिए 0 लेवल से एडवांस तक आपको पढ़ना तो पड़ेगा। चलिए सभी लोगों के आंसर आ गए, तो यहाँ पर समय होता है समाप्त। राइट आंसर हो जाएगा डी। क्यों डी? क्योंकि इसकी कोशिका भित्ति देखो, टेकोइक अम्ल की उपस्थिति, मतलब सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी जो कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेंस का अधिक प्रतिशत मात्रा में होना। चलो पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये ग्राम धनात्मक क्या होता है, तो ये मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा है बैक्टीरिया में, दिखा भी देता हूँ। देखो आपको इस प्रकार से 2 बैक्टीरिया होते हैं, उनको यहाँ पर कंपेयर किया जाता है एक पिगमेंट के द्वारा। यहाँ पर एक पिगमेंट डाला जाता है, उससे पता लगाया जाता है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है। इससे बीमारियों में फ़ायदा मिल जाता है कि कौन सा फैलाएगा। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के प्रमुख लक्षण क्या है? ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है ये वाला, इसमें बाहरी झिल्ली अनुपस्थित होती है। जो आप आउटर लेयर मेम्ब्रेन देख रहे हो ना, वो ग्राम पॉजिटिव में नहीं मिलती है। साथ ही साथ कोशिका भित्ति में टेकोइक अम्ल भी होता है। कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेंस का अधिक प्रतिशत का होना। तो जो ध्यान से सुनना, जो ऊपर वाला जो लेयर रहती है वो अत्यधिक मोटी होती है, और इसमें क्या रहता है आपका पेप्टिडोग्लाइकेंस, लिपिड की प्रतिशत की मात्रा कम होती है। तो ये देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसकी ये भित्ति है जो पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होती है, ये मोटी होती है, साथ ही साथ इसमें लिक्विड भी भरा होता है। तो ये दोनों यहाँ पर मैंने नॉर्मली चित्र के द्वारा कंपेयर किए हुए हैं। बाकी आपको डिटेल में मैंने बैक्टीरिया के अंदर पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बताओ, निम्न में से कौन एल्कोहल किण्वन में प्रयुक्त होता है? पीजीटी बायोलॉजी 2004। चले भैया, मनसाराम नरगवे जी, संगीता जी, नरेश जी, ओके सभी लोग, राजकमल जी, सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितने भी बाद में देखने वाले हैं ध्यान देना, पीजीटी वाले, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप एप्लीकेशन चाहते हो, तो इस नंबर पर 7509985404 पर संपर्क करके आप क्या कर सकते हो? कोर्स इनरोल कर सकते हो। समय कम है, 19 जुलाई कोई पेपर है, उसके बाद में आगे 4.0 वालों का भी रहेगा। चलिए भाई, सी आंसर आ रहा है सभी लोगों का। तो निम्नलिखित में से कौन एल्कोहल किण्वन में प्रयुक्त होता है? तो सभी लोगों का आंसर बिल्कुल राइट आ रहा है। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है कोर्स में। तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारा सैकेरोमाइसीज रहता है, इसी को हम ईस्ट के रूप में जानते हैं। देखिए ये पूरी पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा आपके कोर्स के अंदर। तो सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी, इसे हम ईस्ट के रूप में जानते हैं। अगर वो पेपर में ईस्ट लिख के दे देता तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन वो पागल नहीं है। अब आपका लेवल बढ़ चुका है, तो आपसे उस लेवल का ही पूछता है वो, ठीक है। तो सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी ईस्ट का प्रयोग एल्कोहल
बनाने में भी किया जाता है। किण्वन प्रोसेस में क्या करते हैं, इसको बंद कर दिया जाता है शक्कर के साथ में मिलाकर या सीरा के साथ में मिलाकर, और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसमें क्या होता है, एथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है। शुगर के साथ में जब ईस्ट को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके ये क्या होता है, एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना इसमें किसका यूज किया जाता है, सैकेरोमाइसिस का, या सेरेवेसिया ईस्ट बोल दो, ठीक है। ईस्ट में जाइमेज नामक एंजाइम होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये मैंने लिख के दिया है। ये जो आपको लगातार पेपर तक आपको एप्लीकेशन पर ये क्लास मिलती रहेगी, यूट्यूब पर ये डेमो क्लासेस चलेगी कुछ दिनों तक, तो आप सभी लोग वहाँ इनरोल करोगे तो पढ़ने भी मटेरियल मिल रहा है, आपको पीडीएफ भी मिल रही है। चलिए, किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बताओ, न्यूरोमोटर्स उपकरण पाया जाता है। किसके अंदर न्यूरोमोटर उपकरण पाया जाता है, मतलब उसको गति करने के लिए कुछ अलग प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। चलिए, BS सेंगर जी, मनसा राम जी, संगीता जी, रागनी जी, ओके, मनीषा जी, जितने लोग भी देख रहे हैं ध्यान से सुनना। बिहार PGT वाले हो या फिर आप बॉटनी से संबंधित कोई भी एग्जाम देने वाले हो, यहाँ से ये प्रश्न आपके पेपर में सीधे छपने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि देखो उत्तर प्रदेश में भी पूछा जा रहा है, बिहार में भी पूछा जा रहा है, झारखंड में भी, मध्य प्रदेश में भी, सब एग्जाम में। चलिए, मेघा जी, शिवानी जी, नीलम जी, सबके आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ तो देखो आपको इसका फोटो देखकर पता लगाना पड़ेगा, नहीं तो पेपर में आप जाते तो ये प्रश्न अगर नहीं देखा होता तो दिक्कत में आते। तो याद रखना, क्लेमाइडोमोनास, यहाँ पर क्या राइट आंसर आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा। वाउचेरिया विनक्राफ्टी में नहीं, सारगेसम नहीं, नॉस्टेक एनावीना इनमें नहीं होता। ये देखिए इस प्रकार से आप देख रहे हो जो फ्लैजिल्ला रहता है ये वाउसेरिया में रहता है, और ये क्या होता है, क्लोरोफाइसी के सदस्य होते हैं। क्लेमाइडोमोनास में 2 फ्लैजिला होते हैं। देखो ये फ्लैजिला इनको गति करने में मदद करते हैं, और ये न्यूरोमोटर्स मतलब उन्हें क्या करते हैं, इधर उधर गति करने में मदद करते हैं। तथा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होता है, ये सिंगल एक कोशिकीय क्योंकि बैक्टीरिया है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होता है। दोनों फ्लैजिला स्मूथ होते हैं जो आधार से न्यूरो ऑपरेटर से जुड़े होते हैं, जो उनको गति करने में मदद करता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अगर आपको पता भी नहीं है तो यहाँ सीखने मिल रहा है, साथ ही साथ बैक्टीरिया वाले चैप्टर में आप जाओगे आप तो वहाँ पर जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ये डेली प्रैक्टिस सेशन से। नेक्स्ट बताइए, सेक में प्रजनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है। सेक क्या, सेक लिखा हुआ है लाइकेन। सेक नाम क्यों रखा है इसका, क्योंकि का से कवक, सा से शैवाल, शैवाल और कवक से ये मिलकर बन रहा है, इसीलिए इसका नाम सेक रखा है। जैसे विरुष्का आपने देखा होगा, विराट और अनुष्का की लड़की। चले भाई, यूट्यूब वाले भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, बाद में जितने भी लोग देखें सभी लोग पूरी ईमानदारी से पढ़िए। बिहार शिक्षक, हाँ चलिए इधर आंसर आ रहा है। एप्लीकेशन पर जितने लोगों ने परचेज कर रखा और पढ़ा हुआ है उनसे क्वेश्चन बन रहे होंगे, और अगर ध्यान देना जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अभी भी जुड़ जाइए। मात्र 499 में फुल कोर्स आपको मिल रहा है। इस नंबर पर आप संपर्क करके हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो भैया सेक में क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कोलेडिया, एक सोरेडिया, सोरेडिया के माध्यम से ये करता है। ध्यान देना, डी सोरेडिया क्या होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा था हाइफी, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने आपको कि जो कवक वाला भाग होता है ये बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है। यहाँ पर सिर्फ 5% शैवाल वाला भाग सक्रिय रहता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, सोरिडिया बनाते हैं। देखिए इस प्रकार की संरचना होती है सोरिडिया। यहाँ पर आप देख रहे हो कि एल्गी का कुछ पार्ट रहता है और मेन हाइफा जो आपका कवक रहता है उसका पार्ट होता है। वहाँ पर मैंने चित्र बना के अच्छे से बताया था, देखो पढ़ो। लाइकेन एक कवक व शैवाल का सहजीवन है, सिम्बायोटिक रिलेशन दर्शाता है। लाइकेन आपका कवक साथी को माइकोबायोन्ट मतलब जो कवक रहता है, ध्यान से सुनना, कवकों का अध्ययन काय में किया जाता है, माइकोलॉजी में, इसीलिए इसको माइकोबायोन्ट, तथा शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है, इसीलिए इसको फाइकोबायोन्ट कहा जाता है। वहाँ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको। लाइकेन में वानस्पतिक प्रजनन मुख्यतः इसीडिया, वानस्पतिक प्रजनन इसीडिया उठी हुई संरचना बताई थी मैंने, और सोरेडिया के विखंडन के द्वारा होता है। मतलब इसमें ऐसी उठी हुई जब ऐसी लंबी संरचना रहती है उसे इसीडिया बोलते हैं, और सोरेडिया क्या होता है, दोनों के द्वारा। ये सोरेडिया नामक संरचना सिर्फ लाइकेन में ही पाई जाती है और किसी में नहीं पाई जाती। इसीडिया तो फिर भी पाई जा सकती है। तो याद रखना ये क्या हो जाता है, केवल लाइकेन में पाए जाते हैं। प्रत्येक सोरेडिया कुछ शैवाल से बनी होती है और कवक हाइफी से घिरी होती है।
ये जो ऊपर ब्राउन ब्राउन देख रहे हो ये हाइफी है और इसके अंदर क्या जाएगा, एल्गी है, ठीक है। थैलस से अलग होकर अंकुरित होते हैं। इसकी विधि क्या है, कैसे होते हैं, ये पूरा मैंने एप्लीकेशन पे पढ़ाया है। मात्र 499 में आपको फुल कोर्स मिल रहा है, तो इंतजार बिल्कुल मत कीजिए। चलिए, मॉस की निम्नलिखित में से किस प्रावस्था में लैंगिक अंग उपाश्रित होते हैं। मोसेस, काई मैंने आपको पढ़ाया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत हमने मोसेस देखा था, काई को देखा था। चलिए देखते हैं भैया कितने लोग ब्रायोफाइटा ही में देखा था। हाँ, टेरिडोफाइटा के अंदर तो मार्सिलिया वगैरह हमने वो चीज़ें देखी थी। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। चलो शिवानी जी, एप्लीकेशन वाले तो लगातार आंसर दे रहे हैं। सुषमा जी बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने परचेज कर रखा है सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, ऊषा मीना जी के आंसर आ रहे हैं, नरगवे जी के भी आंसर आ रहे हैं। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलो तो देखो यहाँ पर आपकी लैंगिक प्रावस्था किस में होती है, तो हमने देखा था भाई पत्ते में होती है। देखो प्रोटोनेमा प्रावस्था तो नॉर्मली क्या होती है, बाद में मोसेस के अंदर। हाँ, मॉस की अगर बात करी तो वैसे तो दोनों प्रावस्था होंगी, लेकिन लैंगिक अंग की अगर बात की जाए तो जो पर्णिल अवस्था रहती है पत्ते के अंदर ही हमने देखा था कि भैया दो अलग अलग थे, आर्किगोनियम अलग था और यहाँ पर आपका पुरुष वाला भाग अलग था, ठीक है। तो यहाँ पर पर्णिम वाली जो अवस्था है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो पत्ते पे हमने देखा था, ये मुख्यतः क्या होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपको पुरुष वाली संरचना अलग दिखेगी, एंथ्रीडिया दिखाई देगा, और महिला वाला पार्ट आर्किगोनियम दिखेगा। हमने देखा था आर्किगोनियम एंथ्रीडिया किस प्रकार से जाता है, आगे चल के मोसेस में किस प्रकार प्रोटोनेमा बनता है। ये पूरी प्रोसेस, ये क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद में एप्लीकेशन पर जिन लोगों ने परचेज़ कर रखा है जाकर एक बार रिवीजन ज़रूर करना, क्योंकि आप देखो कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो, अभी आपने सी-टेट दिया, एस-टेट दिया, इसके बाद में आपका पूरा भविष्य निर्धारित होगा। तो पढ़ने के लिए देखो हज़ारों जगह पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको कैसे समझ में आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपके लिए डेली MCQ, वैसे तो ये आपके एप्लीकेशन के लिए डिजाइन है, लेकिन यूट्यूब पर अभी कुछ फ्री सेशन चल रहा है, ठीक है। तो पर्णिल अवस्था में, प्रावस्था में, मॉस में लैंगिक अंग होते हैं। लैंगिक अंग पुरुष वाला और महिला वाला आपको पता है। पुरुष वाले को एंथ्रीडिया, महिला वाले को आर्किगोनियम बोला जाता है। मोसेस के जीवन चक्र की प्रमुख प्रावस्था कैसी होती है, गैमेटोफाइट होती है। गैमेट होते हैं, बीजाणुद्भिद होती है, जिसे आगे चलकर प्रोटोनेमा प्रावस्था और पर्णिल अवस्था में विभाजित किया जाता है। प्रोटोनेमा बनती है संरचना। पर्णिल प्रावस्था द्वितीयक प्रोटोनेमा में पार्श्वकली से विकसित होती है। यह एक छोटी पर्णिल संरचना है, पर्णिल मतलब पत्तों में, जिसमें प्रकंद, पत्तियां और तना होता है। पर्णिल अवस्था बहुकोशिकीय और शाखित प्रकंदों की मदद से मिट्टी से जुड़ा होता है और लैंगिक अंग एंथ्रीडिया और आर्किगोनियम धारण करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि पेड़ के ऊपर लगाओ, ये जमीन से ही जुड़ा हुआ होता है, चिपका होता है। इनमें किसी भी प्रकार के संवहनीय ऊतक नहीं होते हैं। छोटी छोटी संरचना हमने देखा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, इन सभी को पढ़ा है हमने अच्छे से वहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताओ आप, निम्न में से कौन सा सही मैच नहीं करता है। सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना अगर आपको पास होना है तो। ओ माय गॉड, चलिए समय आपका निकलते जा रहा है दोस्त। YouTube वाले सभी लोग लाइक जरूर करते चलिए, आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन सेशन लेकर आ रहे हैं। और ऐप वाले तो आंसर दे ही रहे हैं। नीलम जी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सभी के आंसर आ रहे हैं अब। भागरथी जी, शिवानी जी, इधर संगीता जी, मानसराम, नरगवे जी, उषा मीना जी, सब लोगों के आंसर मुझे दिख रहे हैं, मेघा जी, सुषमा जी। तो देखो निम्न में से कौन सा मैच नहीं कर रहा। मैंने आपको क्या पढ़ाया था सबसे पहले, इक्विसिटम किस में आएगा बताओ, मुझे थोड़ा सा बताओ। चलो कमेंट करके बताओ अगर आपने पढ़ा है, एक का भी गलत नहीं होना चाहिए, एप्लीकेशन वाले खासकर। इक्विसिटम जिसे हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, किस में पढ़ाया था मैंने, देखता हूँ अब मैं। देखो जल्दी से, अब आप इतना बड़ा एग्जाम देने वाले हो, पेपर निकालने वाले हो, टीचर बनने वाले हो, अगर तुम्हें ही नहीं आएगा तो बच्चों को क्या पढ़ाओगे। चलो जल्दी से बताओ सभी लोग, मुझे पहले ये बताओ इक्विसिटम किस में आता है। हाँ तो टेरिडोफाइटा के अंदर आएगा, बहुत बढ़िया, सभी ने बता दिया। नीलम जी ने पहले बताया, शिवानी जी, सुषमा जी, और इधर यूट्यूब वालों ने नहीं बताया यार, गलत बात है।
चलिए, तो टेरिडोफाइटा के अंदर आता है इक्विसिटम हॉर्सटेल के नाम से हम जानते हैं। साथ ही साथ सिलेजनेला, मार्सिलिया, ये सब मैंने पढ़ाया था टेरिडोफाइटा। तो भैया इनमें एक बीजपत्री कैसे होंगे? एक बीजपत्री तो हमारे एंजियोस्पर्म में होते हैं, इनमें तो बीजाणु बनते हैं, इसीलिए तो इन्हें बीजाणुद्भिद कहा जाता है। याद रखना, स्पोरोफाइट, फ्यूनेरिया मॉस होता है, लेमिनेरिया भूरा शैवाल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? मतलब यहाँ मैच नहीं कर रहा इक्विसिटम। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उपरोक्त विकल्पों में इक्विसिटम एक बीजपत्री सही मैच नहीं करता है। पूरी मैंने थ्योरी भी लिख के दी है आपको, आपके एप्लीकेशन पर, आपके कोर्स में मिल जाएगी। इक्विसिटम जिसे आमतौर पर हॉर्सटेल के रूप में जाना जाता है, यह एक टेरिडोफाइट्स है। इक्विसिटम बीज के स्थान पर बीजाणु। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर जब बीजाणु क्या होते हैं, हॉर्सटेल क्या है, ये मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ एप्लीकेशन पर। मात्र 499 में फुल कोर्स आपको मिल रहा है। तो आप अगर अभी जुड़ते हैं, आगे इसकी रेट हाई हो जाएगी। आप देख रहे हो कि लोग 2-2, 3-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं सिंपल चीज़ों के। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे इसे हॉर्सटेल के नाम से जानते हैं, याद रखना। इसमें बीज के स्थान पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे स्पोर पाए जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं। ये आमतौर पर गीले वातावरण में पाए जाते हैं। गीले वातावरण में क्यों? ताकि पानी के साथ बहकर ये लैंगिक जनन कर सकें। अर्धजलीय माना जाता है। इसकी विशेषता जड़, तना और पत्तियों पर से आती है, जो एक अनूठा रूप प्रदर्शित करते हैं, उन्हें फर्न से अलग करता है। इक्विसिटम के स्पोरोफाइटिक पौधे के शरीर को तने, जड़ों और पत्तियों में विभेदित किया जाता है। इक्विसिटम ना तो एक बीजपत्री और ना द्विबीजपत्री है, ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये बीजाणु बनाता है। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म होते हैं। और एक बार जो मैंने पढ़ाया उसको जाके अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से किसमें नर व मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र जीवन नहीं होता? पेपर में आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठा के देखिए, पीजीटी बायोलॉजी में आपको यही दिखेगा। 11th-12th वाले, चाहे मध्य प्रदेश वाले बायोलॉजी जो ये बॉटनी वाले हों, या आप झारखंड वाले हों, चाहे उत्तर प्रदेश वाले हों, चाहे राजस्थान वाले हों, बॉटनी में आपको यही चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आप अपने आप को तैयार रखिए और ईमानदारी से पढ़ना चालू करिए। नीलम जी का आंसर आ गया, मेघा जी का, शिवानी जी। डेली हमारी ये सुबह अभी क्लास होगी 5 बजे, ठीक है, डेली की डेली रहेगी, और 9 बजे अलग रहेगी। 9 बजे टीजीटी वालों के लिए रहेगी, जिसमें कंप्लीट कराया जाएगा साइंस। चलिए शिवानी जी, सबके आंसर आ रहे हैं। तो देखो, नर व मादा युग्मकोद्भिद स्वतंत्र जीवन नहीं होता है। हमने देखा था कि मॉसेस, लिवरवर्ट और टेरिडोफाइटा, इन सभी में संवहनीय ऊतक नहीं पाए जा रहे थे, और साथ ही साथ इनमें बीज भी नहीं बन रहा था। तो इनमें क्या हो रहा था? इनमें अलग अलग थे अंग, पूरे अलग अलग थे। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म थे, यहाँ पे लघु बीजाणुधानी और जो माइक्रो और मेगा थे, इन 2 पार्ट में बांट दिया था। ये एक ही जगह थे, लेकिन नाम क्या कर दिया था? माइक्रो और मैक्रो। यहाँ पर अलग अलग थे इनमें, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो एक समान थे। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, क्योंकि यहाँ पर पेड़ एक ही था, बस पत्तियों में माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने पढ़ा था लघु बीजाणु धानी, जो कि मेल को दर्शाती है, और मतलब माइक्रो और मेगा बड़ा वाला होता है जो मादा वाले पार्ट को दर्शाता है, माइक्रो पुरुष वाले पार्ट को दर्शाता है। ये आपस में मिलके क्या करते हैं? एम्ब्रियो, भ्रूण। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाया था, कहाँ पर? जब मैंने आपको जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ाया था। ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना। आज मैं हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मैं 2-3 दिन से बोल रहा हूँ, आज ही कर दूंगा। चलिए, क्लियर इतना? नेक्स्ट बताइए। अच्छा, पढ़ना है क्या? आप पढ़ लेना आराम से। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी में नर व मादा युग्मकोद्भिद का स्वतंत्र जीवन नहीं होता है। युग्मकोद्भिद, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जिन्होंने आज तक नहीं पढ़ा और पीजीटी देने जा रहे हैं, टीजीटी देने जा रहे हैं, एस्टेट देने जा रहे हैं, सीटेट, आपको आएगा कहाँ से जब आपको यही पता नहीं है कि युग्मकोद्भिद का मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि हमने स्पोरोफाइटिक अलग पढ़ा था, गैमेटोफाइटिक अलग पढ़ा था, तो बीजाणुद्भिद अलग होता है, ठीक है, युग्मकोद्भिद अलग होता है, ठीक है। जो हमने देखा था स्पोरोफाइटिक के अंदर स्पोरेंजिया में सुरक्षित होता है मादा युग्मकोद्भिद मेगा, और जो पुरुष वाला रहता है वो किस में रहता है? माइक्रोस्पोरेंजिया में रहता है। और इनको हिंदी में भी बताया था मैंने, लघु बीजाणुधानी क्या होती है, सब चीज़ों को हमने हिंदी में भी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट बताओ, फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी और सलजम कितने जेनेरा? जेनेरा अभी हमारा बाकी है, अभी हमारा जेनेरा बाकी है, भ्रूण वाला बाकी है, एम्ब्रियोलॉजी वाला बाकी है। 14 टॉपिक में से 3-4 टॉपिक हमारे बाकी है, बाकी मैंने पूरे आपको कवर करा दिए हैं। चलिए, और लाइव लेक्चर भी हमारा 3 बजे चलता है, तो कोई भी
अगर जुड़ना चाहता है हमसे तो इस नंबर पर 7509985404 पर संपर्क करके मात्र 499 में कोर्स परचेज करके हमसे जुड़ सकता है और डेली लाइव क्लास का आनंद उठा सकता है और रिकॉर्डेड भी मिल रहे हैं। शिवानी मालवीय जी का आंसर आ गया, नीलम जी का, और यूट्यूब पर यहाँ पर भैया नरगबे जी के आंसर आ रहे हैं, उषा मीना जी का भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और संगीता डावर जी के भी आंसर आ रहे हैं। चलिए, तो फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, सलजम देखा जाए तो आगे चल के आपको पता चलेगा ब्रेसिएसी करके कुल रहता है, वंश रहता है, उस वंश से ये सारे के सारे संबंधित होते हैं। तो सब एक ही वंश के हैं, अलग अलग नहीं है। देखो आप, ये पूरे के पूरे कैबेज हो गया आपका, कॉलीफ्लावर हो गया, ये सब चीज़ें आपके देखो फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, सलजम एक वंश से संबंधित हैं। ये सभी किस वंश से हैं? तो ब्रेसिका ओलेरिया। मैं आपको अलग अलग वंश आगे चल के पढ़ाऊंगा। मैंने अभी वंश वाला बोला है कि हमें पढ़ना है आगे, तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से लेग्यूमिनेसी होते हैं, कौन से आपका ब्रेसिएसी होते हैं। तो ये ब्रेसिका ओलेरिया की प्रजाति है, तटीय दक्षिण और पश्चिमी यूरोप का मूल निवासी है। ये प्रश्न अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं पेपर तक, मैं आपको बहुत सारे प्रश्न करा दूंगा, हज़ारों से प्रश्न हो जाएंगे आपके, तो पेपर में यहाँ से भी आपके सीधे सीधे फंसने के चांस हैं। एक प्रश्न में मैं आपको 5-5 चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ये तटीय दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप का मूल निवासी है। ब्रेसिका से संबंधित प्रजातियों में आमतौर पर ब्रोंकली आपने खाई होगी, इधर तो चित्र एक जैसी ये है, ब्रोंकली ऐसी रहती है। खाइएगा किसी ने ब्रोंकली की सब्जी? देखते हैं कौन ने खाई है, ईमानदारी से झूठ मत बोलना। ब्रोंकली खाइए कि नहीं खाई, आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा। गोभी मत बोल देना, गोभी तो ये अलग से दिख रही है, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ये सब एक जैसे हैं। यस, नहीं, बहुत सारे नई वाले भी, यस वाले भी हैं। हाँ, तो ये मैंने तो एक आध बारी शादी वादी में खाई है, वो सब्जी रख देते हैं ना शादी में, अलग अलग सूखी सब्जी, भिंडी भी कच्ची रख देते हैं, फिर वो वहीं सेक के देते हैं अच्छे से, वहाँ खाइए। बाकी तो घर वर पे तो हमने भी नहीं बनाई, ठीक है। चलिए, नॉर्मली लगती है, ऐसा कुछ नहीं है कि खाने से पास हो जाएंगे। चलिए, तो याद रखना, इतना सभी को याद रखना है, इनका उपयोग मसाले वगैरह में, तेल और मसाला सहित भोज्य पदार्थों के तौर पर किया जाता है। इनकी सब्जी बनाई जाती है, सीधी सीधी बात है, क्लियर। हाँ, हरी गोभी, चलिए देखा है, हाँ हरी गोभी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बताओ, बहुत प्यारा प्रश्न है, बिहार टीजीटी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, अंजना जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, गुड इवनिंग। सभी लोग देखिए, अगर आप वास्तव में इस कोर्स को इनरोल कराते हैं 499 में, अभी 499 में, आगे चल के 2-4 दिन में कब रेट बढ़ जाए इसका कुछ नहीं कह सकते, तो आपको फ़ायदा ही रहेगा। नहीं खाई हमने ब्रोंकली, अच्छा नहीं खाई अंजना जी ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, पूनम यादव जी नमस्ते, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खाई है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। बढ़िया, किसी दिन बढ़िया भंडारा करते हैं तो ब्रोंकली बनवा दी जाएगी। समय होता है समाप्त, जल्दी जल्दी आंसर दो, समय समाप्त। देखते हैं कितने लोगों के आंसर आने वाले हैं। चलिए, ओके ओके ओके, नीलम जी का आंसर आ गया, सांगवी जी का, कृष्णा जी का, इधर यूट्यूब वाले भी आंसर दीजिए। एप्लीकेशन पर तो लगातार सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि इन लोगों को पढ़ा दिया है। चलो, तो पादपों में उपयोग में आने वाला भाग कौन सा है? देखो, चाय में पत्ती आती है, चाय पत्ती बोलते हो तुम लोग, तो चाय में पत्ती पहले का 4th, ये 3, एक आउट हो गया ये वाला। कपास कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो कपास बीज के खोल रोम से प्राप्त किया जाता है, मतलब बी वाला, बीज के अंदर ही तो खोल रहता है, वो फट जाता है तो निकलता है। तो तीसरा, बी का तीसरा, ये भी गया, ये दिख रहा है मुझे। गुग्गुल, गोंद प्राप्त की जाती है, गुग्गुल से गोंद, कॉपी चिपकाई होंगी छोटे में आप लोगों ने, वो आती थी एक ऐसे, अभी भी पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगी आपको। गुग्गुल से गोंद प्राप्त की जाती है, सी का फर्स्ट। कॉफ़ी के बीज आते हैं, तो ये राइट आंसर मुझे बी लग रहा है, बी इज़ अ राइट आंसर। देखो, बिहार टीजीटी पीजीटी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। टीजीटी में भी बॉटनी है आपका, क्योंकि बॉटनी तो है ही साइंस के अंदर, लेकिन जिन्होंने स्पेशल 11th-12th में बॉटनी लिया है पीजीटी वाले, तो उनके लिए खासकर ये कोर्स है। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन टीजीटी वालों के लिए बॉटनी ऑलरेडी उसमें इनबिल्ट है, आप जो भी कोर्स लेना चाहें। तो देखो, चाय में पत्ती, रुई, खोल के रोम सभी को पता है। और आपको मैं एक बार बता दूं, बिहार पीजीटी बॉटनी का हमारा कोर्स चल रहा है मात्र 499 का। कब इसकी रेट डबल हो जाए कह नहीं सकते। अगर आपको ये प्रश्न डिटेल में पढ़ना है, अगर नहीं बन रहे हैं, तो दोस्त इनरोल करा लीजिए, क्योंकि टू द पॉइंट सिलेबस आपका चल रहा है, तो आपको फ़ायदा ही रहेगा। और खासकर
टीजीटी वाले अगर आप टारगेट कर रहे हैं 4.0 वाला वैकेंसी आ चुकी है तो आपके लिए बहुत फ़ायदा रहेगा। कई सारे लोग जुड़े हुए भी हैं और आप चाहो तो जुड़ सकते हो। मध्य प्रदेश चयन परीक्षा का अलग से चल रहा है, वो भी आपका इसमें चीज़ें आती हैं तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो ये भी 499 का। यहाँ टीजीटी में ये फ़ायदा है, साइंस में इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, साथ ही साथ आपको बॉटनी भी मिल रहा है। सब कुछ का कंप्लीट पैक आपको मिल रहा है। ये एमपी टेट में भी काम में आता है, बिहार वाले भी, यूपी वाले भी, झारखंड वाले भी, सभी में सेम सिलेबस है। ठीक है, बस किसी में लैंग्वेज एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। अब मध्य प्रदेश वाले क्या जोड़ते हैं थोड़ा देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताइए, बहुभ्रूणिता सर्वप्रथम देखी गई। ये बहुभ्रूणिता क्या होती है बताइए, देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। चलिए बहुभ्रूणिता बताइए। चलिए समय आपका निकलते जा रहा है। यहाँ नीलम जी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे। चलिए यहाँ पर बहुत बढ़िया, नरगवे जी का आंसर भी आ चुका है। लगातार मुझे सबके आंसर अब दिखाई दे रहे हैं। चलिए मेगा जी का आंसर भी आ गया। तो भैया बहुभ्रूणिता किसमें पाई जाती है? मतलब बहुभ्रूणिता का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के बाद में उनसे बहुत सारी और कोशिकाएं बन रही हैं। मतलब जहाँ पर युग्मनज बन गया तो युग्मनज में भी विभाजन हो रहा है। तो याद रखना ये सिट्रस में सबसे पहले देखा गया था, नींबू में, क्योंकि नींबू निचोड़ते हो तो उसमें देखो, ये देखो नींबू के अंदर बीज आपको बिल्कुल लाइन से लगे हुए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉलीएम्ब्रियोनी बहुभ्रूणिता मिलती है। याद रखना यहाँ पर सिट्रस में देखी गई है। ये एक निषेचित अंडे से 2 या 2 से अधिक भ्रूणों के विकास की घटना है। मतलब अंडा जो बन रहा है ना, आपको पता है मेल और फीमेल जैसे हमारे अंदर होता है स्पर्म और ओवम, मतलब अंडाणु जो बनता है एग, फर्टिलाइज होके जाइगोट बनाते हैं, युग्मनज बनाते हैं, उसमें अर्धसूत्री मियोसिस सेल डिवीजन होता है और वहाँ से फिर बच्चा बन जाता है। तो अगर मान लो वो जो जाइगोट बना है वो वही 2 भागों में बट गए तो जुड़वा बच्चा पैदा हो जाएगा। ये घटना पौधों और जानवरों दोनों में पाई जाती है। मनुष्य के मामले में इसके परिणाम स्वरूप 2 जुड़वा बच्चे होते हैं, राम श्याम, चिंकी पिंकी, बंटू बबली। सुना होगा आप? नहीं 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 नहीं, लड़का ही लड़का होगा या लड़की लड़की होगी अगर एक ही जाइगोट से बन रहा है। यहाँ पर बीज एक समान दिखाई देंगे आपको। तो सबसे पहले नींबू के अंदर ये घटना देखने को मिली है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखी है, पेपर में वो पूछ लेगा सबसे पहले पॉली एम्ब्रियोनी वाली घटना किसने देखी, तो हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम सुना सुना लग रहा है कि नहीं लग रहा? आज 9 बजे वाली क्लास में आपको पता लग जाएगा क्यों सुना सुना लग रहा है। ल्यूवेनहॉक। चलो आप ध्यान सुनना, इंटेक पॉलीएम्ब्रियोनी घटना की खोज की गई थी जिन्होंने एक ही सिट्रस बीज से 2 पौधों के गठन का अवलोकन किया था। तो याद रखना आप, इसके बीज से एक ही जैसी चीज़ें, संरचनाएं बन रही हैं। नेक्स्ट बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? कौन सा पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? हाँ, बैक्टीरिया की खोज। बहुत बढ़िया, जीवाणु की खोज। और जीवाणु की खोज नहीं भाई साहब, जीवित जीवाणु बोलो। अब आप जीवाणु की खोज मत बोलो। चले भाई, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। संगीता जी, और ध्यान देना, अगर आप सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 9 बजे वाली क्लास हमारी देखना मत भूलिएगा। वहां पर आपका उत्तराखंड स्केलर का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे हो, एसएससी हो, 9 बजे टू द पॉइंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे आपको कंप्लीट साइंस के, टीजीटी पीजीटी, टीजीटी लेवल के खासकर। यहाँ पर ये बॉटनी पीजीटी स्पेशल चल रहा है। जूलॉजी जल्दी स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, सी आंसर आ रहा है। तो आप सभी को पता है पादप कोशिका में अनुपस्थित कोशिका भित्ति होती है, लवक होती है, केंद्रिका, रिक्तिका बड़ी होती है, सेंट्रियोल नहीं पाए जाते, तारक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि ये जो सेंट्रियोल्स है ना, सेंट्रोसोम है, ये कोशिका विभाजन के समय रेसे निर्माण करते हैं, भित्तिका बनाते हैं, जो कि पादप कोशिका में तो ऑलरेडी भित्ति है तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो याद रखना है, पादप कोशिका में ये पूरा का पूरा PDF आपको मिलेगा। आप इनको भी पढ़ के पेपर से पहले चलेगा तो 1000 क्वेश्चन वैसे ही क्लियर। और जो 4.2 वाले हैं उनके लिए तो ये रामबाण है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पादप कोशिका में तारक केंद्रक अनुपस्थित होता है। तारक केंद्रक केवल पशु कोशिकाओं में और कुछ निचली पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। तारक केंद्रक लघु सूक्ष्म नलिका ट्रिपलेट के, ये देखो लघु सूक्ष्म नलिका होती है, ऐसी ऐसी होता है। तारक का है, केंद्रक के बाहर होता है, ठीक है।
आपको पता है बोबरी ने खोज की थी तारक का सेंट्रोसोम। तो ये ध्यान देना, क्योंकि शाम को मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तब पता लगेगा। ये छोटे छोटे से इसमें क्या रहते हैं आपको दिखाई देंगे, 9 क्या रहेंगे, ट्रिपलेट रहेंगे, सूक्ष्म नलिकाएं। पेपर में कभी कभी यही पूछ लिया जाता है, लघु सूक्ष्म नलिकाओं की ट्रिपलेट के 9 सेट किस में पाए जाते हैं, तो आप बता दो, क्योंकि कोशिका है आपके में पादप कोशिका। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, पूरे जितने दिए हुए हैं हर चैप्टर के मिलेंगे आपको। जो एक सिलेंड्रिकल भाग में, सिलेंड्रिकल मतलब ऐसा गोल गोल भाग में होते हैं, और इस प्रकार 3-3 के सेट होते हैं, 9 स्पोक बने होते हैं निब्बू के जैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये कोशिका विभाजन के दौरान माइटोटिक स्पिंडल की स्थिति को व्यवस्थित करते हैं। पौधों में एक कठोर कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका विभाजन के दौरान स्वयं धुरी बनने वाले सूक्ष्म नलिकाओं को व्यवस्थित कर सकती है। इसलिए पौधे में, मैंने सीधा सीधा आपको बताया, पौधे में खुद कोशिका भित्ति होती है, इसलिए वो भित्ति का निर्माण कर देती है। जंतु कोशिका में नहीं होती, इसलिए अलग करने के लिए जंतु कोशिका में ये पाया जाता है। सेल डिवीजन में ये हेल्प करता है। तो मैंने कोशिका, सेल डिवीजन, टिश्यू सब कुछ आपको आपके कोर्स में कवर करा के दिया हुआ है, पढ़ा दिया है। आपका 19 जुलाई से पहले कोर्स कंप्लीट है 80%, और लाइव क्लास डेली चलती रहती है आपकी। नेक्स्ट बताइए, प्रभावी एपिस्टेसिस में F2 पीढ़ी का परिणाम होता है। याद रखना, ये आपको याद रखना है ये चीज़। देखते हैं कितने लोग बता पाओगे, और मन से नहीं बना रहा, ये लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं आपके पीजीटी में। अगर आप बॉटनी पढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश वाले संविदा शिक्षक वर्ग 2 वाले हैं, वो भी पूरी ईमानदारी से इसको पढ़ना, क्योंकि आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें मेंशन करके दी हुई हैं। और लेकिन अगर किसी ने अगर अलग से ही बॉटनी ले रखा है तो उसके लिए तो रामबाण है। चलिए लाइक करते चलिए सभी लोग। अब देखो, इसका पूरा का पूरा फंडा है, जो कि मैं आपको जेनेटिक्स वाला चैप्टर मैंने कुछ आपको मेन चीज़ें पढ़ा दी हैं। अब उसमें गहराई में जब हम पढ़ेंगे तो मैं पूरा बताऊंगा कि 2 जीन, मैंने आज ही आपको 3 बजे वाली क्लास में बताया था, जेनेटिक्स हम पढ़ेंगे। तो यार राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो एपिस्टेसिस क्या है। यहाँ पर वैज्ञानिकों ने क्या किया था, 2 एक समान चूहे लिए, जिनके अंदर उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कि मटर के पौधे पर किसने किया था, नाम बताओ जल्दी से, अनुवांशिक फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या नाम है उनका, उन्होंने किया। ऐसे ही वैज्ञानिकों ने किया, तब उन्होंने देखे कि आगे प्रभावी पीढ़ी में क्या लक्षण आ रहे हैं, कि भैया जो चूहे हैं येलो वाले कितने हैं, 9 दिख रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक वाले 3 बन पा रहे हैं, और साथ ही साथ सिर्फ वाइट वाला एक ही चूहा बन पा रहा है। इस प्रकार से उन्होंने क्या करा है, अपना एक पूरा का पूरा जीन में परिवर्तन से संबंधित सिद्धांत दिया है। इसको मैं एप्लीकेशन पर डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। जल्दी से हम संडे को ही जेनेटिक्स वाला कवर कर लेंगे। तो याद, हाँ, मेंडल ने मटर के पे करे हैं। इन्होंने चूहे की हजारों लाखों बार पूंछ काटी है। किसने काटी है ये मैंने पढ़ाया है आपको, कमेंट करके जरूर बताना। कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था, 2 वैज्ञानिकों में लड़ाई हो गई, जिन्होंने पूंछ काट काट के सामने वाले वैज्ञानिक को दिखाया था कि देखो तुम जो नियम दे रहे हो वो गलत है, अगर ऐसा सही होता तो ये चूहा क्या करता नहीं करता, वो पूरा मैंने पढ़ाया है, मुझे कमेंट करके बताना। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखा है, बता भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बताओ, एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सही उपयुक्त शब्द क्या है। देखो, राजस्थान वाली हो, चाहे आपके मध्य प्रदेश वाले हो, झारखंड वाले हो, उत्तर प्रदेश वाले हो, बिहार वाले हो, अगर बॉटनी आपने ले रखा है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत फायदेमंद है, 499 वाला। तो अगर आपको कोर्स लेना है खासकर बिहार पीजीटी, तो याद रखना बिहार पीजीटी वालों का 19 तारीख से पेपर है। तो आप सभी लोग 7509985404 पर संपर्क करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये तो प्रैक्टिस सेशन डेली चलेगा एप्लीकेशन पर, यहाँ भी यूट्यूब पर भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। चलिए, पूनम यादव जी यूट्यूब पर आंसर दे रही हैं, और यहाँ पर राजकमल जी, शिवानी जी, सब लोग हिस्सा ले रहे हैं। चलो, एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सही शब्द क्या है, तो आप सभी बोलेंगे डी इज अ राइट आंसर। रसारोहण, रस का आरोहण। यहाँ पर याद रखना, वाष्पन की क्रिया तो उसको हेल्प कर रही है। जब मैंने आपको पूरा पढ़ाया था कि किस तरह से पादप में श्वसन और परिवहन होता है, तो परिवहन के अंतर्गत मैंने ये पूरा आपको पढ़ाया था कि पादप में किस तरह से आपका ससंजक बल, कोहेसिव एडेसिव बल काम करता है, जड़ों से किस प्रकार परासरण दाब होता है, बाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस, एवेपोरेशन कैसे होती है, स्टोमेटा कैसे खुलते हैं, एक एक चीज़ हम आपको कोर्स में पढ़ा रहे हैं। तो आप जुड़ना चाहो तो ये चीज़ें आपको वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। तो रस का आरोहण एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने की प्रक्रिया है। जड़ से पौधे के अन्य सभी भागों में पानी तथा खनिजों का आवागमन को रस का आरोहण कहा जाता है।
पौधे में कौन ले जाएगा? जाइलम वाहिकाएं पूरे पौधे में पानी और खनिजों के संचालन के लिए जिम्मेदार होती हैं। जाइलम किससे बना होता है? 4 प्रकार की चीज़ें बताई थी मैंने। फ्लोएम किससे बना होता है? 4 प्रकार की बताई थी। पूरा पढ़ा दिया 80% चीज़ें मैंने। खनिजों के संचालन के लिए जिम्मेदार होती हैं। हालांकि पानी के परिवहन की प्रक्रिया दबाव से, कौन सा दबाव? परासरण दाब। और कौन सा? केशिकत्व जल में लगता है। पौधे को जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन पत्तियों द्वारा होता है। पूरी प्रोसेस मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखी है। तो अगर नहीं पढ़ रखी तो आप जरूर पढ़कर पेपर देने जाना, नहीं तो आप पता चला मुंह उठा के चले गए ऐसे ही, आपको लग रहा है बस ऐसे ही निकल जाएगा पेपर। पेपर तब निकलता है जब आप पढ़ के जाते हो। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से कौन सा पादपों में ऑक्सिन का प्रभाव नहीं है? ऑक्सिन हार्मोन हमने पढ़ा था। किसने खोज करी ऑक्सिन की? जल्दी बताइए पहले तो। हार्मोन जब हमने पढ़े थे, प्लांट हार्मोन, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था। यूट्यूब वाले सभी लोग लाइक करते चलिए, बढ़िया। चलिए पूनम जी, सभी लोग, उषा मीना जी, चलिए। और एप्लीकेशन पर सभी लोग आंसर दे रहे हैं। सांगवी जी, कृष्णा जी, सुषमा जी, भागीरथी जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, ओके ओके ओके, नीलम जी का आंसर आ चुका है। ओके, अच्छा वो आंसर दिया है। ऑक्सिन की खोज किसने की है? सब ने आंसर दे दिया है एप्लीकेशन पर। अभी इसका आंसर दो सभी लोग। इधर आंसर आ चुके हैं सभी लोगों के। पूनम जी, उषा मीना जी, निम्न में से कौन सा पादपों में ऑक्सिन का प्रभाव नहीं है? अंकुर चोल में घुमाव। हाँ भैया, ये हो जाता है क्योंकि ये अंकुर जो रहता है उसकी भी टिप पर रहता है, तो ये क्या करता है? हल्का सा घुमाव पैदा कर देता है सूर्य की ओर। कैम्बियम की वृद्धि करता है, बिल्कुल तने में क्या करता है? वृद्धि कराने का काम करता है। पार्थेनोकार्पी, बीज रहे बीजों का फलों का निर्माण करता है, बिल्कुल। कैम्बियम, अरे ये तो वृद्धि करता है तो अवरोध थोड़ी करेगा। डी इज राइट आंसर, क्योंकि ये वृद्धि हार्मोन है। ऑक्सिन डार्विन ने खोज की थी। कैम्बियम देखो, ये सूरज की ओर भी मोड़ने का काम करता है। मैंने बहुत डिटेल में ये हार्मोन पढ़ा रखे हैं आप लोगों को। कैम्बियम वृद्धि के अवरोध पर ऑक्सिन का कोई प्रभाव नहीं होता है। ऑक्सिन पर हार्मोन का एक वर्ग है जो पौधों के विकास के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। कैम्बियम वृद्धि, कैम्बियम को ऐदा बोला जाता है। ये कैम्बियम क्या करता है? तने को मजबूत और लंबाई प्रदान करता है। गति सीधे ऑक्सीजन सांद्रता के समानुपाती होती है, मतलब कैम्बियम तो और सीधे ऑक्सीजन से ही संबंधित होता है। ऑक्सीजन कोलेप्टाइल की टिप पर मौजूद होता है, ऊपर होता है, और कोलेप्टाइल वक्रता का कारण बनता है, उसको टेढ़ा भी कर देता है। ये देखो सूरज की ओर मोड़ देता है। ऑक्सीजन को पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है बीज रहित फल, मतलब पार्थेनोकार्पी फल के निर्माण के लिए भी जाना जाता है। और ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा सिलेबस मैंने पढ़ाया है एप्लीकेशन पर, इसीलिए यहाँ पढ़ाने के बाद एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, जो पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करी है। क्लियर? चलिए, हाँ, तने को मजबूत करता, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में पढ़ा रखी हैं आपको अच्छे से डिटेल में। चलिए बताओ, लाल आंकड़े संबंधी पुस्तकें संकलित की जाती हैं। जो आपका सिलेबस है पूरा का पूरा, उन्हीं के हर एक टॉपिक से मैंने 2-2 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप ये मत सोचना कि ये प्रश्न आपसे ना बने तो पेपर बन जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। बताओ, लाल किताब, भैया लाल किताब भी पढ़ा दी मैंने, क्योंकि मैंने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी पढ़ाया है आप लोगों को सिलेबस में। समय निकल रहा है आप लोगों का, जल्दी जल्दी आंसर दो। चलिए, समय होता है आपका समाप्त। राइट आंसर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। लाल आंकड़े किताब होती है, इसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। रेड डाटा बुक देखिए ऐसी दिखाई देती है। जो विलुप्त हो चुके हैं जीव, उनके बारे में ये किताब बताती है। तो याद रखना, लाल आंकड़े संबंधी पुस्तक IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा संकलित की जाती है। रेड डाटा बुक में ऐसे जीवों की सूची होती है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, लेकिन जो 50 वर्षों में अपने आप को दोबारा से वृद्धि कर ली है, उनको हरे पृष्ठ पर दिखाते हैं। 50 साल तक देखते हैं, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। ये देखो, इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन पर रेड डाटा बुक भी पढ़ा रखी है। देखो पूरा इसका पब्लिकेशन IUCN के द्वारा किया जाता है। रेड लिस्ट भी कहते हैं, अलग अलग कैटेगरी में जीवों को वर्गीकृत करते हैं। 50 वर्षों तक रिकॉर्ड को अपने पास में रखा जाता है। 1969 में पहली बार रेड डाटा बुक आई थी और 1979 में कंट्री वाइज आई थी। और इनमें निम्न कैटेगरी होती हैं। ये देखिए, मैंने आपको कैटेगरी भी पढ़ा के रखी है पूरी की पूरी। ये तो मैंने एक स्लाइड ली है, ऐसी
8-10 स्लाइड में हमने पूरा रेड डाटा वो कवर कर रखा है। ऐसे कोई प्रजाति जिसका पिछले 50 वर्षों में कोई भी जीव चिड़ियाघर में भी जीवित ना रहा हो, तब हम उससे बोलेंगे विलुप्त हो गए। ये सब विलुप्त हो गए, बहुत सारे जीव विलुप्त हो चुके हैं। सी हॉर्स भी विलुप्त हो गए हमारा। यह पहले किसी क्षेत्र में घोषित की जाती है, फिर धीरे धीरे पूरी पृथ्वी से विलुप्त घोषित करते हैं। जैसे चीता भारत से विलुप्त हो गया था, अब धीरे धीरे अगर मान लो वो अफ्रीका में भी नहीं मिल रहा, अमेरिका में भी नहीं मिल रहा, पूरी पृथ्वी से गायब हो गया, तो हम मानेंगे कि वो गया। जैसे कि हाथियों की प्रजाति, बहुत सारी तितलियों की प्रजाति, तो ये सब रेड डाटा बुक के अंतर्गत रख दिया जाता है। ये मैंने बहुत अच्छी स्लाइडों में, चीता 1972 से ही भारत में विलुप्त घोषित कर दिया है, लेकिन फिर दोबारा चीता को लाया जा रहा है, नामीबिया से लाया गया, बसाया गया और देख रेख में काम कर रहे हैं उसका। चलिए, उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। ये पूरा पढ़ लेना, मैंने पूरा पढ़ा के दिया है आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। चलिए बताओ, पौधे में हरित रोग का कारण है। हरित रोग का कारण क्या है? जब हम रोग पढ़ेंगे तब मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा। रोग में भी चलिए, हाँ रेड पांडा, ओके। चलिए सी बी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, जल्दी बताइए। सरल सा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे, देखते हैं। चलिए, समय निकलते जा रहा है भैया। पौधे में हरित रोग का कारण क्या है? तो सब लोग देखो, उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये लेक्चरार में। तो आपको पता है कि भैया हरित लवक में मैग्नीशियम की प्रमुखता रहती है, तो मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी जिसके कारण ये रोग हो जाएगा। और देखो ये पत्ता इस प्रकार से होने लगता है। अरे कहाँ चला गया? पत्ता इस प्रकार से होता है, हरित लवक की कमी के कारण ये हो जाता है। पौधे में हरित रोग का कारण सामान्यतः आयरन और मैग्नीशियम की कमी होती है। क्लोरोसिस एक ऐसी स्थिति है, इसे क्लोरोसिस भी बोल देते हैं, क्लोरोसिस, जिसमें पत्तियां पर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल का उत्पादन नहीं करती हैं, मतलब अपर्याप्त मात्रा में करती हैं। पत्तियों में पीलेपन का कारण बनता है। प्रभावित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने में सक्षम नहीं होते, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन नहीं कर पाते। ये दोनों सामान्यतः मिट्टी में उपस्थित रहते हैं, परंतु उच्च पीएच वाली मृदा में अनुपस्थित होते हैं। Fe और मैग्नीशियम ये सब पढ़ा रखा है यार मैंने आपको। मैग्नीशियम कहाँ क्या सारी चीज़ें, मृदा भी हमने वहाँ पे देखी थी बहुत सारी। सॉइल साइंस के अंदर आपको अलग से मृदा और एक्स्ट्रा चीज़ें उसकी बताई जाएंगी। ठीक है, इतना क्लियर। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? समय आपका निकलते जा रहा है। समय हाथों से निकला जाए। आज ध्यान से सुनना, 8 बजे भी क्लास रहेगी जीएस की, 9 बजे रहेगी फिर मेरी क्लास, जिसमें मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, और उसके बाद में फिर रीजनिंग की भी रहेगी। अब लगातार जल्दी मैथ भी मिलेगा आपको। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सी। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान शिमला नहीं, राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान दिल्ली, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, ये तो सही लग रहा है। सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि ये केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर कर्नाटक, याद रखना। कौन सा सही सुमेलित है? ये सही सुमेलित है कर्नाटक में, ये मैसूर। और तो सर ये कहाँ कहाँ है? चलो मैं बता देता हूँ। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, ये याद कर लेना, पूछता है पेपर में। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CSIR की एक प्रयोगशाला है। इसे 21 अक्टूबर 1950 को मैसूर कर्नाटक में स्थापित किया गया था। इतने और एक्स्ट्रा पर पता लग गए। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना 23 अप्रैल 1946 में कटक उड़ीसा में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI और राष्ट्रीय वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान NVRI दोनों लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ये भी याद रख लेना, पूछता है। और ये मैंने कुछ लिख के भी दिए हैं। झांसी में, ट्रिची, नागपुर, पुणे में कौन कौन सा है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में। तो ये PDF आपको मिल जाएगी, याद कर लेना। नेक्स्ट बताओ, आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा पढ़ाया है मैंने, अगर आपने अच्छे से मेरा कोशिका वाला चैप्टर पढ़ रखा है तो। चलिए, देव भारती जी, पूनम जी, हरिलाल जी, ओके, निराशा जी, सभी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोस्त, अगर आप वास्तव में बिहार PGT की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी TGT एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे एप्लीकेशन पर मात्र 499 में कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। और बेहतरीन तरीके से हम 100% रिफंड का दावा भी आपके सामने करते हैं, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो। बिल्कुल, क्योंकि जिन्होंने लिया है उनका
पॉजिटिव से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। चलो तो देखो, आणविक जीव विज्ञान में सेंट्रल डोग्मा का मतलब होता है आदेश देना। जब डीएनए आरएनए को प्रोटीन निर्माण का आदेश देता है, जब डीएनए आरएनए को प्रोटीन निर्माण का आदेश देता है, इसे बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। बिहार टीजीटी पीजीटी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखना, सेंट्रल डोग्मा मैंने आपको पढ़ाया है, वहां पर भी पढ़ाया था। देखिए, आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांत सेंट्रल डोग्मा को 2 चरणों की प्रक्रिया, प्रतिलेखन और जीन का वर्णन करता है। जो जीन में सूचना तथा प्रोटीन के प्रवाहित होता है, मतलब सीधी बात है, जब डीएनए आरएनए को प्रोटीन निर्माण का आदेश देता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को सेंट्रल डोग्मा बोला जाता है। और मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ाया है, ट्रांसलेशन भी पढ़ाया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी पढ़ाया है। तो एक बार अच्छे से आप देखना कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। हाँ, ये सब पढ़ा रखा है मैंने, बिल्कुल पढ़ाया है। और ये प्रोटीन, तो आप एक बार एप्लीकेशन पर जाके वहाँ पे अच्छे से पढ़ाई करिए। नेक्स्ट बताओ, पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया गया था। सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो, पेपर में ऐसे ही आते हैं। 30 क्वेश्चन डेली लेकर आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। तो सभी लोग बढ़िया, अभी ये एप्लीकेशन पर है सारी चीज़ें, लेकिन यूट्यूब वालों के लिए डेमो के रूप में मिल रहा है। जितने लोगों ने एप्लीकेशन पे परचेज़ करा है वो पूरी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। चलिए, आंसर आना चालू हो गए हैं एप्लीकेशन वालों की। चलिए, ओके ओके ओके, डी 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 डी, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, यूट्यूब वालों के भी आंसर आ रहे हैं। राइट आंसर है स्टैनली ने पादप विषाणु सबसे पहले पादपों के अंदर तंबाकू की पत्ती में देखा गया था, टोबैको मोज़ेक वायरस। इस प्रकार से ये आरएनए वाला वायरस था। स्टैनली ने पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीकृत किया था, मतलब ये क्रिस्टल के रूप में हम वायरस देखते हैं। वायरस में पढ़ाया है मैंने। टोबैको मोज़ेक वायरस क्रिस्टलीकृत होने वाला पहला वायरस था। स्टैनली ने 28 जून 1935 को क्रिस्टलीकृत रूप में पहले वायरस की सूचना दी थी। टोबैको मोज़ेक वायरस क्रिस्टलीकरण ने यह भी दिखाया कि क्रिस्टलीकरण के बाद भी टोबैको मोज़ेक वायरस सक्रिय रहता है। जैसे हमने देखा था कोरोना वायरस जिंदा रह रहा था 4-4, 5-5 दिन तक, ऐसे ये भी क्रिस्टलीकरण करने के बाद, इकट्ठा करने के बाद अगर दोबारा से अगर किसी के शरीर में चला जाए तो उचित दशाओं में ये जिंदा हो जाता है। तो याद रखना, ये इस प्रकार काम करता है। और मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि बिहार पीजीटी बॉटनी का कोर्स हमारा चल रहा है मात्र 499 में। आपका 19 जुलाई को पेपर है, उससे पहले आपका पूरी चीज़ें आपको मिल रही हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर्स मिल रहे हैं, पीडीएफ मिल रही है मात्र 499 में। इतना अच्छा हिंदी मीडियम के खासकर विद्यार्थियों के लिए ऑफर कहीं नहीं मिलने वाला। तो अभी इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, हमारे नंबर पे संपर्क करना है। नंबर मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आप टीजीटी देने वाले हैं, चाहे 3.0 चाहे 4.0, तो टीजीटी वाले भी बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जीएस, एनवायरनमेंट और सब कुछ आपको मिल रहा है। और मात्र 499 में इतनी बेहतरीन चीज़ इतने कम दाम में आपको अभी मिल रही है। तो आप बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं और जुड़ सकते हो। कई सारे लोग जुड़कर फ़ायदा भी ले रहे हैं। तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7509985404 में। यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर दो आप 7509985404 पर आप जुड़कर व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमसे पूरा एप्लीकेशन का लिंक से लेके हर चीज़ ले सकते हैं। क्लियर? चलिए जल्दी बताओ, निम्न में से किस जीव की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से निर्मित होती है? समय निकलते जा रहा है, समय निकलते जा रहा है। बहुत बढ़िया। और 9 बजे वाली क्लास मिस मत करना। डेली की डेली 9 बजे वाली क्लास में तो ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम कवर कर रहे हैं और टू द पॉइंट चलेगा उसमें। टीजीटी वाले खासकर वहाँ पर उसका कंप्लीट साइंस कवर करा रहे हैं। चलिए भैया, ये तो बच्चा बता देगा कि जीवाणु आंसर होगा। जीवाणु आंसर होगा। देखो, जीवाणु की जो बाहरी कोशिका भित्ति रहती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन्स की बनी होती है। ये देखो, जीवाणु कोशिका भित्ति एक जटिल संरचना है जिसमें प्रोटीन पॉलीसैकेराइड अणु की प्रबलता होती है, जिसे पेप्टिडोग्लाइकेन्स, म्यूरिन भी कहा जाता है। कभी हिंदी नाम पूछ ले तो याद रखना, पेप्टिडोग्लाइकेन्स जीवाणु की कोशिका भित्ति में विशिष्ट रूप से मौजूद होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन 3 प्रमुख घटकों से बना होता है, ग्लाइकेन, बैकबोन पेप्टाइड और टेट्रापेप्टाइड। ये प्रोटीन के ही प्रकार होते हैं, टेट्रापेप्टाइड आपका और बैकबोन पेप्टाइड। और इसके अंदर आप देखोगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती। ये श्वसन किसके द्वारा करता है? मीसोसोम के द्वारा श्वसन करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, मीसोसोम के द्वारा। ये प्रोकैरियोटिक जीव होता है, इसलिए इसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। केंद्रक को न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये सब पढ़ा चुका हूँ वैसे में। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एक कवकनाशी है? कौन सा कवक का नाश करने वाला है? ये भी पढ़ाया था मैंने अच्छे से। जितने लोग तैयारी कर रहे हैं पूरी ईमानदारी से बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सब्सक्राइब करें चैनल को, नए नए लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फैलाओ, बताओ, उनका भी भला हो सके।
चाहे वो टीजीटी वाले हों, पीजीटी वाले हों, संविदा शिक्षक वाले हों, सभी तक फैलाओ। चलिए, और कल हमारा 60,000 का परिवार हो जाएगा तो कल बढ़िया तालियां बजाएंगे 60,000 पे। चलो, मेघा जी, चंदन कुमार जी, राज जी, सभी लोग यूट्यूब वाले और एप्लीकेशन वाले, यहाँ पर निराशा जी का भी आंसर आ गया। तो बोर्डो मिश्रण, डी इज अ राइट आंसर। डी, अरे यार मैंने डी, चंदन कुमार जी ने आंसर सही दिया था। ये मैंने कितना पढ़ाया था आपको, बोर्डो मिश्रण के बारे में पूरा डिब्बा बना के दिखा दिया था आप लोगों को। और बोर्डो मिश्रण कॉपर सल्फेट CuSO4 और क्विक लाइम, बुझा हुआ चूना, दोनों को मिला के बनाया जाता है, जो क्या करता है, इसका उपयोग कवक को मारने में किया जाता है। इस मिश्रण का उपयोग व्यापक रूप से आलू का झुलसा रोग, आड़ू का पत्ता कर्ल और सेब की पपड़ी रोग को नियंत्रित करने में किया जाता है। इस मिश्रण का आविष्कार ए मिलार्डेट, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन, किसने किया? ए मिलार्डेट ने किया। नेक्स्ट, शैवालों का मुख्य समूहों में वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। अगर कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हो तो दोस्त ईमानदारी से पढ़ाई चालू कर दो। चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाएंगे, समय निकल रहा है आपका। ओके, चलिए नीलम जी के आंसर आना चालू हो चुके हैं। सॉरी सर, कंफ्यूज हो गया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेघा जी अभी कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन पेपर में नहीं दिक्कत आनी चाहिए। प्रैक्टिस जितनी करो उतनी कम रहती है, इसलिए बढ़िया प्रैक्टिस करो। चलिए, सभी लोगों के आंसर आ रहे हैं। तो देखिए, शैवालों का मुख्य वर्गीकरण किस आधार पर किया है? हमने किया है शैवालों के अलग अलग प्रकार के आधार पर, संचित नहीं, भित्ति नहीं, गुण नहीं, विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर हमने अलग अलग वर्णक पढ़े थे। इनके कैसे वर्णक पढ़े थे? क्लोरोफिल के आधार पर। ये देखो, मैंने आपको बिल्कुल डायग्राम बना के बताया था कि रोडोफाइटी लाल शैवाल, फियोफाइटी भूरा, क्लोरोफाइटा हरा शैवाल, साइनोफाइटा नीला शैवाल, कैरोफाइटा, युगलिनोफाइटा जिनमें युगलिनों में पाया जाता है। तो ये सब मैंने आपको बताए हैं, पूरे कौन कौन से कलर के होते हैं, इनमें क्लोरोफिल क्या इसमें पाया जाता है। भूरा शैवाल भूरा क्यों है? क्योंकि फ्यूको एक्सेथिन पाया जाता है। तो ये PDF भी आपको प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप आराम से इनको पढ़ सकें। PDF आपको आपके कोर्स में मिल जाएगी और आप बाद में पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट बताइए, लाइकेन के कवकांश संबंधित हैं। आपको ये कठिन तब लगेगा जब आपने ये पढ़ा नहीं होगा। अब मैंने ये बहुत बढ़िया आपको याद करवाए थे, ट्रिकों से तक याद करवाए थे। ABCD क्या करवाया था वो आपको पता है। ACD क्या होता है, एस्को, वेसिडो, ये वो सब करवाया है मैंने। चलिए, संजना जी का आंसर आ गया, नीलम जी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। ये सब पेपर में पूछे हुए प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं। तो लाइकेन के कवकांश किससे संबंधित होते हैं? कवक कवक कवक, तो ये किससे संबंधित होंगे? एस्कोमाइसिटीज से संबंधित होंगे। ध्यान से सुनना, जितने लोग लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज हमने पूरे के पूरे अलग अलग पढ़े थे। तो एस्कोमाइसिटीज के अंतर्गत हमने नील हरित वाले शैवालों के साथ में संबंध रखने वाले कवकों को पढ़ा था। तो एक बार पूरा का पूरा ध्यान से सुनना। ये देखिए, लाइकेन कवक और साइनोबैक्टीरियम या शैवालों के बीच एक सहजीवन है। लाइकेन में कवकों की सबसे सामान्य प्रजाति एस्कोमाइसिटीज तथा शैवालों की साइनोफाइसी। साइनोफाइसी में क्या था? साइनोबैक्टीरिया था, नील हरित शैवाल थे। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है, इसीलिए एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना और PDF पढ़कर ही पेपर में जाना। नेक्स्ट, मॉस के कैप्सूल का कौन सा भाग अगुणित होता है? समय निकलते जा रहा है आप लोगों का, जल्दी से आंसर दीजिए। मॉस के कैप्सूल में, अब बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैप्सूल तो हम खाते हैं बीमार हो जाते हैं, तब यहाँ क्यों लिख दिया? पेपर में यही होता है अगर आप बिना पढ़े जाओ तो। चलिए, सुषमा जी का आंसर आ गया, नीलम जी का। यूट्यूब वाले भी सभी लोग लाइक करते चलिए दोस्त। और 9 बजे वाला क्लास मिस मत करना, 9 बजे वाला सभी एग्जाम के लिए टारगेट रहेगा। चलिए, ओके, सबके आंसर आ रहे हैं। मॉस का कौन सा अगुणित होता है? तो हमने पढ़ा था कि इसके ऊपर जो हमने सीटा पढ़ा था इसका भाग, कैप्सूल पढ़ा था इसका भाग, और उसके ऊपर कैलिप्टा पढ़ा था। तो कैलिप्टा क्या करता है? अगुणित होता है। ये देखिए चित्र, ये देखो, कैप्सूल के ऊपर कैलिप्टा होता है, पूंछ को सीटा बोलते हैं, स्पोरोफाइटिक रहता है, गैमेटोफाइटिक। चित्र में अच्छे से समझाया था, पूरा पढ़ाया है मैंने। मॉस के कैप्सूल में कैलिप्टा अगुणित होता है। अगुणित मतलब N और द्विगुणित मतलब 2N। सिंगल गुणसूत्र पाए जाते हैं, उधर हिप्लॉइड में डबल पाए जाते हैं। आर्किगोनिया के वेंटर वाल के कैलिप्टा का निर्माण होता है ऊपर वाले भाग से, इसलिए इसे अगुणित होता है। स्पोरोफाइटिक बॉडी में एक लंबा डंठल होता है जिसे सीटा कहते हैं, सीटा, ठीक है। और एक कैप्सूल होता है जिसे ओपेरिकुलम कहा जाता है। कैप्सूल के परिपक्वन होने के बाद सामान्यतः कैलिप्टा क्या कर देता है?
चारों तरफ इलेटर्स के द्वारा फैल जाता है और स्पोर रहते हैं इसके चारों तरफ, जिसके कारण क्या होता है, इसका नया जीव पैदा होता है। बताओ एंजोला एक उदाहरण है। एंजोला क्या है? एंजोला देव भारती जी, ये एक बुक में से नहीं है जो आपकी, देखो बहुत सारी बुक, देखो मैं आपको अगर बुकें बताऊंगा ना तो बुक, इतनी सारी बुकें, आज मैंने एप्ली उस पर पढ़ाया था, इतनी सारी बुकों से आपके लिए कंटेंट लाया जा रहा है, अलग अलग बुकें। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। यहाँ रख देते हैं ना, क्या गिर गया, एक मिनट। चलिए, इतना क्लियर हो गया और आपको कंप्लीट कोर्स पढ़ाया गया है। कोर्स के बाद में ये प्रश्न आपके लिए लेकर आए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? एंजोला। एंजोला क्या जाएगा आपका? टेरिडोफाइटा, एंजोला। चलिए दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखो एंजोला पिनाटा। एंजोला पिनाटा कहाँ होता है? चावल की खेती करने में मैंने आपको बताया था एंजोला पिनाटा। तो याद रखना, एंजोला एक तैरता हुआ टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट में आएगा, याद रखना। ये जैसे हमने देखा था उभयचर के रूप में भी काम करता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये सरीसृप के जैसा काम करता है। तो ये तैरता हुआ है, जिसमें ये मैंने ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा दोस्त सब पढ़ा दिए। अब पेपर से पहले अगर आप पढ़ के नहीं जाते वो आपकी गलती है, मैंने सब पढ़ा दिया है एप्लीकेशन पर आपको। जो बचा हुआ है वो भी कंप्लीट हो रहा है, लाइव क्लास भी चलती है और अब जिन्होंने पीजीटी वाला परचेज कर रखा है उनके लिए क्लास भी चल रही है, जिसमें एंडोसिम्बियंट के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया एनावीना एंजोला पाया जाता है। मतलब ये क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के, जिससे चावल की खेती में फसल की पैदावार दुगनी हो जाती है। इससे टेरिडोफाइटा की एशियाई में क्षेत्र में व्यापक रूप से खेती की जाती है। एंजोला को चावल की रोपाई से पहले चावल के साथ दोहरी फसल के रूप में उगाया जाता है। एंजोला की 6 प्रजातियां हैं भारत में सामान्यतः। ये पूछता है एंजोला पिनाटा, बार बार पढ़ा दिया है मैंने आपको। अगर आपको देखना है तो आप एप्लीकेशन में जाके चेक कर सकते हो। और कहाँ से? ये देखिए 7509985404 इस नंबर पर मैसेज करके आप एप्लीकेशन की लिंक हमसे ले लें, तो हम आपको लिंक दे देंगे, तो आप आराम से इसको पढ़ते रहना। चलिए, इसके लिए कोई स्पेशल बुक तो अभी देखो नहीं है, यूथ पब्लिकेशन की बॉटनी वाली चल रही है अभी तो सब जगह पर, लेकिन स्पेशल बुक हम पीडीएफ के फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं सारे के सारे। अभी ये स्टेट का पूरा हमने कवर कराया था और अच्छे खासे प्रश्न बने थे। अब आपका 19 जुलाई को 3.0 है जो 19 से चालू है, उसके बाद में 4.0 वाले सब कवर इसमें कराए जा रहे हैं हमारे द्वारा। चलिए ओके, सबके आंसर आने लगे हैं, समय आपका समाप्त होने वाला है। साइकस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? बलविल के द्वारा होता है। बलविल क्या होता है? मैंने पढ़ाया था आपको। साइकस के अंदर बहुत सारे और छोटी छोटी संरचनाएं, देखो ऐसी ऐसी ऐसी, देखो ना, बलविल आंसर है इसका। बलविल क्या होता है? तो हिंदी में क्या बोलेंगे? बलविल को सल्क पत्र जैसा रहता है। ये देखो इस प्रकार की संरचनाएं रहती हैं, ये अलग 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 होके नीचे गिरती जाती हैं और नया पौधा बनाती हैं। इसको क्या बोलते हैं? कायिक जनन बोला जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोला जाता है। ये मैंने साइकस जब आपको पढ़ाया था तब मैंने डिटेल में पढ़ाया था, जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आपको। साइकस में कायिक जनन बलविल के माध्यम से होता है। साइकस में ये बलविल एक द्वितीय बल्ब जैसी संरचना होती है। बल्ब जैसी मतलब बल्ब जो पत्ती तने के मध्य कोणीय भाग में फूला हुआ उगता है, दिख तो रहा है। इसे बल्वेट भी कहते हैं। ये पूर्ण आकार में विकसित हो जाता है तो पौधों से गिर जाता है और एक नया पौधा विकसित कर लेता है। तो इसकी जो पीडीएफ रहेगी उसको भी एक बार आप डेली पढ़ लिया करो, मैं एप्लीकेशन में डाल दूंगा। कौन से पौधे की जड़ में बेलामेन परत पाई जाती है? बेलामेन परत कौन से ऊतकों में पाई जाती है बताइए? देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। और ऐसे ही प्रश्न आते हैं पूरे के पूरे आपके पीजीटी देने, तो जाओ आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो। आप मन को चाहे जितना बहला लो, लेकिन पेपर वाला वही पूछता है जो उसे पूछना है, इसलिए आपको अच्छी चीज़ें भी पढ़ के जाना पड़ेंगी सारी। चलिए भाई, सुषमा जी, मेघा जी, इधर यूट्यूब पर जितने लोग देख रहे हैं सभी अपने दोस्तों में, बिहार वाले अपने एक एक दोस्तों को जरूर पहुंचाना। चलिए, कौन से पौधे की जड़ में वेलामेन पाई जाती है? तो आप सभी को पता है, नॉर्मली जो अपस्थानिक जड़ों वाले पौधे होते हैं एडवेंटियस, जैसे बेंडा, सिलेटी, ऑर्किड। ऑर्किड में क्या होता है? जो लटका रहता है पौधा, नॉर्मली इसमें फ़ोटो नहीं डाला मैंने, इस प्रकार से मैंने आपको शायद बताया भी था कि जब पढ़ाया था, इस प्रकार से कोई भी पौधों के ऊपर इस प्रकार से लटका हुआ टाइप का ऐसा पौधा एक रहता है, जड़ें निकली रहती हैं ऐसे। तो इनके जो ऊतक रहते हैं उनमें क्या होता है? बेलामेन ऊतक पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? बेलामेन परत होती है, पौधों में पाई जाती है, एपीफाइटिक पौधों में ये पाए जाते हैं। क्योंकि इनकी जड़ें मिट्टी में नहीं होती हैं बल्कि हवा में लटकी रहती हैं। इन जड़ों में बेलामीन नामक एक विशेष प्रकार का ऊतक पाया जाता है, हवा से नमी को अवशोषित करता है। बेलामीन ऊतक बहुस्तरीय एपिडर्मिस
एपिडर्मिस से निर्मित होता है, निर्जीव कॉम्पैक्ट कोशिकाओं से बना होता है। तो ये याद रखना है आपको, ये पेपर में आपसे पूछेगा, आप बता पाओगे अब आराम से। बताओ, व्यावसायिक जूट के रेशे प्राप्त होते हैं, क्योंकि आर्थिक वनस्पति भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। आर्थिक वनस्पति भी हम आगे पढ़ेंगे। 3-4 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं जो कि आपको पूरे कवर कराए जा रहे हैं धीरे धीरे। आज हमने जड़ कर लिया, कल पत्ती भी कंप्लीट। मॉर्फोलॉजी चल रहा है हमारा अभी लाइव, 3 बजे लाइव क्लास भी रहती है। पीजीटी टीजीटी वालों ध्यान से सुन लो, लाइव क्लास भी पढ़ना है आपको, एप्लीकेशन पर आप जुड़ सकते हैं हमसे। चलिए, व्यावसायिक जूट के रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं? समय निकल रहा है आपका। चलिए, नीलम जी का आंसर आ चुका है। याद रखना, ये इंटरजाइलरी तंतु नहीं होते, इसमें होता है फ्लोयम। जो फ्लोयम होता है ना, उससे जूट प्राप्त किया जाता है, उसी को गला कर किया जाता है। देखो, ये मैंने आपको काय में पढ़ाया था, ये बैक्टीरिया के अंदर पढ़ाया था मैंने आपको। व्यावसायिक जूट के रेशे कोर को देखो, अब यहाँ अगर ना भी पढ़ाओ तो तुम यहाँ ध्यान दे लो, ये भी याद रखो। और फिर मैं आपको बताऊंगा, ये मत सोचना कि सर ने नहीं पढ़ाया, मैं आपको बताऊंगा मैंने कहाँ पढ़ाया है। देखो, कोरकोरस कैप्सुलेरिस और कोरकोरस ओलिटोरियस नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये पूछे जा सकते हैं नाम, आप ये मजाक मत समझना, ठीक है। किया जाता है व्यावसायिक जूट के रेशे से आप क्या करते हो? बहुत सारी चटाई बनाते हैं, रस्सी बनाते हैं। द्वितीयम फ्लोएम फाइबर सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर से प्राप्त किया जाता है। सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर अंदर है, ठीक है। जूट के पौधे के रेशे को अपगलन विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है? तने की छाल के नीचे प्राप्त किया जाता है। इस विधि में तने के बंडलों को 20 सेंटीमीटर नीचे पानी में डुबोकर रखते हैं। फलता वायुजीवी तथा अवायुजीवी सूक्ष्म जीवाणु की क्रियाशीलता से रेशे में उपस्थित पैक्टिन तथा गोंद आदि में घुलकर नष्ट हो जाते हैं और सुगमता से प्राप्त किए जाते हैं। देखो, मैंने पढ़ाया है, ये पढ़ाया था मैंने आपको जब मैंने बैक्टीरिया का लाभदायक पक्ष बताया था, तब मैंने बताया था रेशे की रेटिंग उद्योग में क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरिकम की सहायता से विभिन्न पौधों के तनों के रेशे, जूट पटसन आदि को पानी में सड़ाकर मतलब प्रगलन के द्वारा क्या किया जाता है? प्राप्त किया जाता है। इसे रेटिंग बोलते हैं। फ्लैक्स जूट और सन का गलन क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीरिकम तथा क्लोस्ट्रीडियम फैल्सीनियम जैसे जीवाणुओं के द्वारा होता है। तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। चलो आगे जल्दी से बताओ, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है? एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत ये हम पढ़ेंगे। नारियल का खाने योग्य वाला भाग कौन सा है? कौन सा भाग हम नारियल का खाते हैं? समय हाथों से निकलता जा रहा है। चलिए, नीलम जी का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मध्य फलवित्ती, बाह्य फलवित्ती, अंता फलवित्ती, या फिर आपका बीज और एम्ब्रियो, भ्रूणपोष मतलब एम्ब्रियो सैक बोल सकते हैं आप। चलिए, समय आपका समाप्त हो रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नारियल का खाने योग्य भाग ये नारियल है। तो आप देखो, ये जो बीच में सफ़ेद सफ़ेद भाग होता है, सेंट्रल कैविटी, इसको बोला जाता है एम्ब्रियो। सीड भी इसी में पाया जाता है, बीज भी पाया जाता है, और एम्ब्रियो मतलब आप बोल सकते हो भ्रूणपोष। बीज और भ्रूणपोष खाया जाता है। क्या आप मध्य फलवित्ती खाते हो? ये नहीं खाते ना। और एपीकार्प भी नहीं खाते। एंडो आंतरिक फलवित्ती जो कठोर निकलता है, वो भी हम नहीं खाते हैं। तो याद रखना, ना अंता खाते हैं, ना मध्य खाते हैं, ना बाह्य खाते हैं, हम खाते हैं भ्रूण। ये मैं आपको आगे चल के पूरी चीज़ें बताऊंगा भी। बताओ, निम्नलिखित में से कोशिकाओं का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? समय निकल रहा है आप सभी लोगों का, बताइए। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। आंखें बंद करके 499 रुपये में अभी कोर्स मिल रहा है आपको मात्र। चलिए, देव भारती जी, कुमारी सभी चलिए आंसर दे रही हैं। आरती जी, पूजा जी, उषमीना जी, हरीलाल जी। और 9 बजे वाली क्लास सबके लिए, चाहे एसआई वाला हो, कांस्टेबल हो, टीजीटी वाले हो या कोई भी, तो 9 बजे वाला कंप्लीट साइंस में टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा आज से। चलिए, तो याद रखना, ये तो बच्चा बता देगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? पावर हाउस बोला जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके अंदर एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में एनर्जी बनती है। कितनी बनती है, क्या बनती है, पूरा एप्लीकेशन पे मैंने पढ़ाया है। अभी आपको इतना याद रखना है। आज का अंतिम प्रश्न, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों की आयु क्या है? मतलब प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव कब आए? देखते हैं कितने लोग बता पाओगे। अगर आप मध्य प्रदेश वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, संविदा शिक्षक, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप झारखंड टीईटी पढ़ रहे हैं या आप बॉटनी लेकर 11th-12th किए हुए हैं, तो आपके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में सीधे आएंगे। तो सभी लोग पूरी ईमानदारी से, गंभीरता के साथ आंसर दें।
चलिए, तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, जबकि मैंने एक बार पढ़ाया भी है, आप जाके चेक करना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? प्री कैम्ब्रियन युग हो जाएगा। अलग अलग युग मैंने पढ़ा रखे हैं आपको, किसके अंदर? वंशानुगत के अंदर पढ़ाए हैं। और मैंने जो आपका अनुवांशिकी और वंशानुगति है ना, उसके अंतर्गत मैंने ये पढ़ा है। आज एक बार पढ़ के जरूर आइएगा, क्योंकि डेली आपसे ये पूछा जाएगा। तो याद रखना, यहाँ फोटो नहीं डाल पाए इसका। प्री कैम्ब्रियन प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीवों की आयु। प्री कैम्ब्रियन वर्तमान फेनोरोजोइक युग से पहले स्थापित पृथ्वी के इतिहास का सबसे प्रारंभिक भाग है। तो वहाँ आप एक बार पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। आज का समय पूरा हो गया है, इसीलिए मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, बिहार पीजीटी वाले खासकर 499 कोई ज़्यादा नहीं है रुपए, आप ऐसे ही खर्च कर सकते हो। अगर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं और पूरा पढ़ना चाहते हैं, आप कहीं भी किसी भी गांव शहर कस्बे में हो, इस बार अगर आपने सोचा है 19 जुलाई टारगेट कर रहे हो, तो दोस्त ईमानदारी से पढ़ना चालू कर दीजिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, सरल भाषा में पढ़ाई हैं। डेली आपके लिए 5 बजे हाजिर रहूँगा, और अभी YouTube पर भी फ्री रहेगा आपके लिए। वैसे तो ये एप्लीकेशन का पेड कोर्स में चल रहा है, तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट साइंस पढ़ना चाहते हैं तो हमारा TGT का कोर्स आप ले सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, GS पोर्शन सब कुछ मिल रहा है मात्र 499 में। और अगर आप साइंस ही पढ़ना चाहते हैं तो 9 बजे वाली क्लास में मैं इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। और GS मिलेगा, बॉटनी मिल ही रहा है, ये मिल रहा है। और संविदा शिक्षक मध्य प्रदेश वाले चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल जुड़ जाइए। आपके लिए यहाँ पर डेफिनेटली शाम को भी आपके जो टॉपिक पढ़ा दिए उनका रिवीजन चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो आप बोलोगे सर अब हम कहाँ से ये कोर्स परचेज़ करेंगे, बता तो दो। तो याद रखना, ये कोर्स आपको परचेज़ करना पड़ेगा यहाँ से। ये जो मैं नंबर लिख के दे रहा हूँ, इस नंबर पे आप संपर्क करिएगा तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 7509985404। इस नंबर पर आपको क्या करना पड़ेगा? संपर्क करना पड़ेगा। व्हाट्सएप कर देना आप तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास कैसी लगी? सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सभी लोगों को ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए क्वेश्चन से। हाँ, तो ऐसे ही होंगे, अब आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। चलिए, ठीक है, ओके। आप लोग एप्लीकेशन वाले भी यूट्यूब पे जाके लाइक करके कमेंट करना कैसा लगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कमेंट जरूर करना सब लोग, एप्लीकेशन वाले भी। चलो सर, यूपी में TGT का एग्ज़ाम कब होगा? अभी मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी मेरा एक जाने का टाइम हो चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 9 बजे फिर मुलाकात होगी आपसे।